लेट हो गई। वेट वेट आपसे जी वेट। अरे क्या मैं लेट हो गया, तुम लोग थैंक यू बोल रहे, गलत बात है। एक पोस्टर पे कर दे, थोड़ा थोड़ा सा काफी जी एक पोस्टर जा आ जा। एक से मैं इधर से नीचे आ जा। पीछे से क्लियर, पीछे से क्लियर। मैम दिस कैमरा। ओके। Good afternoon, everyone. Let's make this afternoon even warmer. अरे गिरीश, Okay, should I stand here? This is good. So we all basically know what we're here for. So I'll just keep it short and very insightful and interesting because obviously I don't like to play by the rules. Let's continue it here. So after making her mark internationally, now I would really like to know about the Kalpana Chawla more as a girl than as the mega icon. We already know about her. You know, you've just probably seen a lot about her professional journey. Let's know a little more about her personal journey because I was pretty intrigued when I got to know a few facts about her life, and I would really like someone who has identified her talent, nurtured her knowingly or unknowingly, and made her the Kalpana Chawla that we really know. Let's welcome her father, Mr. B.L. Chawla. Can we really have you on? मैं आपसे बात करूंगी, प्लीज बैठिए। How cute, he's wearing a NASA bro. This is so endearing. कैसे हैं आप सर? पहले तो कुछ ठीक नहीं हूँ और अभी अब बहुत अच्छा हो गया। बहुत अच्छे हो गए? अच्छा, ऐसा क्या हो गया अभी? मिली अभी फिल्म देखी मैंने। हाँ जी। और फिल्म कम करने को बनाई है। हाँ जी। नेशनल ज्योग्राफिक ने कमाल कर दिया है। मुझे उसकी याद बहुत आई है और उस याद के सहारे ऐसे मुझे एनर्जी मिली है कि मैं पहले से ज्यादा अच्छा हूँ। सर आपकी बेटी ने तो बहुत बहुत लोगों को बहुत अच्छी एनर्जी दी है। वो है ही इस लायक कि उसके ऊपर इतनी ऐसी फिल्में, क्या बहुत सारी चीजें, फिल्म में डॉक्यूमेंट्रीज या बहुत इंस्पिरेशनल चीजें बने। जब मैं ऐसी फिल्में देखता हूँ तो मैं और जिंदा रह जाता हूँ। डॉक्टर तो मुझे कहते हैं कि आपको मरने नहीं देना। सर नहीं, अभी अभी समय नहीं है, अभी बहुत लोगों के साथ काफी कुछ शेयर करना है। आपको शायद पता नहीं है, मेरी उम्र 86 ईयर है और मैं कई बार मरा हूँ लेकिन मर के फिर जिंदा हूँ। अरे अरे। तो जब मैं ये फिल्म देख लेता हूँ कल्पना की, तो मुझे और कुछ दिन जीने के लिए हौसला हो जाता है। तो बाद में मरने के लिए मैं सोचूंगा नहीं मरना। यहाँ पे मैं चाहती नहीं थी अपनी फिल्म का प्लग इन करूं, बट बोलने का मन तो जरूर करा है सर। तन बुढ़ा होता है, मन बुढ़ा नहीं होता है। आप कभी बुढ़े नहीं होंगे, कभी मरेंगे नहीं। हम लोगों के लिए, जैसे आपकी बेटी हमेशा हमारे बीच में रहेगी, आप भी रहेंगे। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा चलो, आपकी एक छोटी सी जर्नी है आपकी, जो मैं शायद ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ लोगों को। आप पाकिस्तान से आए थे सर जी, पार्टीशन के बाद, और शायद आप, काफी लोगों को पता नहीं है कि आपने पूरी जिंदगी अपनी एकदम स्क्रैच से, इसको बोलते हैं ना, एकदम जीरो से स्टार्ट करी, पूरी बनाई आपने अपने आप। 1960s में जहाँ पे फीमेल इन्फेंटिसाइड, फीटिसाइड, जिसको लड़कियों को पैदा ही नहीं होने देते थे, हरियाणा पंजाब के इलाकों में, वहां पे आपकी बेटी हुई। जब वो पैदा हुई आपको कैसा लगा? आप चाहते थे आपकी बेटी हो? हम तो चाहते थे बच्चा हो। भगवान ने वो बेटी दी तो मुझे खुशी हुई कि ये मेरा हौसला और बढ़ाएगी। बेटे की बजाय बेटी ज़्यादा बाप के, माँ बाप के नज़दीक रहती है हमेशा ही। ये मुझे पहले ही पता था। तो हमें खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और हमने जैसे नॉर्मल लाइफ थी
उसमें से थोड़ा सा और स्पेशल लाइफ में। और वो जब छोटे होते ही उसने स्पेस शिप्स काफी बनानी शुरू कर दी थी अपनी दोस्त के साथ बन के, जो कि बहुत अनयूजुअल लगा होगा आपको कि इतनी छोटी सी लड़की। 3 साल की थी जब पहली बार उसने जहाज देखा था। हाँ। और उड़ते हुए जहाज को देखकर उसने रात को मुझसे पूछा कि पापा ये कैसे उड़ते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। फिर कहती है पापा मुझे दिखा सकते हो ये जहाज। मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने कोशिश की तो वो कोशिश मेरी कामयाब हुई। तो मैं वहाँ करनाल फ्लाइंग क्लब है जहाँ ट्रेनिंग देते हैं जहाज उड़ाने की। तो वहाँ उनको ले गया, उसके भाई को भी साथ ले गया। तो वहाँ जाके उसने जब जहाज देखा तो इतनी एक्साइटेड हुई कि वो कैप्टन से सवाल करती है कि ये अंदर कैसे उड़ता है। कितने साल की थी वो उस टाइम? 3 साल। 3 साल की थी। 3 साल, 3.5 साल। तो पहली बार जब फ्लाइट में बैठी तो कितने साल की थी? उसी दिन ही मैं बता रहा हूँ 3.5 साल 3 साल की थी। अच्छा। जब उसके सवाल इतने ज़्यादा कर दिए कैप्टन साहब को तो वो बड़े खुश हो गए। तो कहते हैं चलो आपके सारे सवालों का जवाब मैं दिखाता हूँ, देता हूँ। तो हमें उसने बैठा के तो जहाज उड़ा के तो करनाल के ऊपर उसको सैर करवा दी। तो वो पहला दिन था जिस दिन हमने पहली बार जहाज में बैठ के सैर की। और आपको जो ऐसी लड़की है जो इतनी मतलब अपने सवालों के जवाब चाहती है, जिसको चाहिए उसको जो चाहिए, उस लड़की को केजी में एडमिशन मना कर दिया गया था उसके नाम की वजह से। उसका नाम कल्पना नहीं था उस टाइम पे। नहीं, उसका नाम तो मांटू कहते थे। क्यों कहते थे उसको मांटू से? मांटू तो घर का नाम था, जब नाम उसका रखा नहीं था। अच्छा, तो मांटू रखने के पीछे कोई कहानी है कि बस ऐसे ही? कोई कहानी नहीं। अच्छा। तो मांटू करके बुलाते थे। तो जिस दिन स्कूल में उसको दाखिल करने के लिए उसकी बहन गई बड़ी उसके साथ, तो स्कूल मास्टर ने पूछा कि इसका नाम बताओ। तो नाम तो हमने मांटू रखा हुआ था, तो नाम मांटू ही बोला। तो वो कहती है नहीं मेरा नाम मांटू नहीं है। तो 3 नाम उन्होंने सजेस्ट किए कि ये नाम, कहती है मेरा नाम ये रख दो कल्पना। अच्छा, तो उसने चूज किया अपना नाम? आपने चूज। ये तो वन ऑफ अ काइंड ही है क्योंकि उसने लड़को, हमारे को चॉइस नहीं होती अपने नामों की, उसको शुरू से ही चॉइस थी मतलब अपनी चीजें चूज करने की। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल जर्नी। अच्छा, एक आपके बारे में भी शायद ये आपकी बेटी ने शायद काफी चीजें आपसे ही सीखी हैं जाने अनजाने में। एक फाइटर होना, एक अचीवर होना, मतलब आपने जब चीजें स्क्रैच से स्टार्ट करी, आपने पहली ऐसी कंपनी और फैक्ट्री आप कह लीजिए जो टायर्स की खोली इंडिया में, जो इंडिया में उससे पहले इंपोर्ट होते थे। आपका स्कूटर खराब हुआ था जिसकी वजह से आपको टायर नहीं मिला था और आपने डिसाइड किया मैं खुद ही फैक्ट्री खोल लूंगा टायर की। है जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरे पास एक 2 व्हीलर स्कूटर था सेकेंड हैंड, और उसका टायर फट गया था। तो टायर मैं मार्केट में ले भी गया, टायर नहीं मिलता था। बड़ी मुश्किल से घूम के फिर के मैं सारा दिन घूमता रहा, कहीं नहीं मिला। तो अल्टीमेटली मैंने किसी को ऑर्डर दे दिया कि भाई आप मुझे मंगवा के दे दो। उसने भी 1 महीने के बाद पैसे वापस कर दिए कि टायर नहीं मिलता। तो फिर मैंने सोचा कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसको बदल लूँ और क्यों ना टायर बना लूँ। मैं काम कपड़ा बेचने का करता था। मेरे पास बिन्नीस का एक्सक्लूसिव शोरूम था, बहुत बढ़िया कपड़ा था वो उस मिल का। बिन्नीस जो थी वो फॉरेन की कंपनी है, उनका एक्सक्लूसिव शोरूम था। तो मैंने सोचा पैसे दे के कपड़ा लाते हैं फिर बेचते हैं तो कितने दिन लग जाते हैं, तो ये तो एडवांस पैसे दे के आओ तो टायर मिलता है, तो भी नहीं मिलता। तो फिर मैंने इस लाइन को बनाने के लिए सोचा। तो 2-3 साल 4 साल में लगा रहा और कोई नहीं मानता था। बैंक ने लोन रिफ्यूज़ कर दिया था देने को कि ये नहीं बन सकते और आप इस काम को मत करिए, आपको लोन नहीं हम देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो मैं 2 साल लगा रहा तो फेल रहा। फिर मैंने छोड़ के तो फिर दोबारा कपड़ा बेचना शुरू कर दिया। फिर 1 साल में मेरे पास फिर एनर्जी आ गई, अगले साल फिर मैं शुरू कर दिया। तो इस तरह करते करते मैंने वो काम बना दिया।
तो जब मैंने वो टायर बना लिया तो मैं पहला एशिया में पहला आदमी था जो टायर बनाता था। और मेरे इस कंट्री में 24 ऑफिस थे, सेल ऑफिस। वाह, तो भी पता चलता है कि कल्पना चावला के अंदर जो ये हिम्मत, मेहनत और ये सब आई है वो एक्चुअली कहाँ से आई है। और कल्पना ने भी मेरी बड़ी मदद की। उन दिनों वो अमेरिका पहुंची हुई थी और वहाँ पढ़ रही थी। अच्छा, अभी पढ़ रही थी। अच्छा, तो मैं भी हर महीने पहुंच जाता था वहाँ। अच्छा, तो मैं उसको कहता था कि बेटे मुझे ये कुछ समझाओ। तो कई बार तो बड़ी खुशी से समझाती थी। और कई बार एक दिन उसने कहा मुझे, पापा आप रोज आ जाते हो, मुझे पढ़ने नहीं देते, मैं अपना काम छोड़ के आपको पढ़ाती रहती हूँ। तो फिर मैंने उसको कहा तू मेरी टीचर है, तो तेरा स्टूडेंट अगर फेल हो गया तो तुझे कितना अच्छा लगेगा। तो फिर मुझे वो बिल्कुल टीचर की तरह पढ़ाती थी, समझाती थी, लिख के भी बोल के भी। और मुझे फिर इंस्ट्रक्ट करती थी कि आप इसको इस तरह याद रखिए और इस तरह आइंदा करेंगे। So that's the woman behind a successful man, कह लीजिए। हाँ? और फिर वो उसने एक नासा को इंटरव्यू दी हुई है कि मेरा बाप जो है वो पढ़ा लिखा इंजीनियर नहीं है, लेकिन वो इंजीनियर से भी इंजीनियर। अरे वाह, ये उसकी नासा का एक इंटरव्यू दिया हुआ है उसमें, आपके नेट पे है, उसका नाम आप लिखेंगे नासा कैरियर। अच्छा, कल्पना चावला नासा कैरियर। तो वो आप देखेंगे उसने कहा हुआ है कि मेरा बाप जो है वो इंजीनियर है। आपकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है? कल्पना समेत 3। मतलब कल्पना अब तो मैं आपको बता दूं कि सारी दुनिया की जो लड़कियां हैं वो मेरी बेटियां हैं। अरे आप, मुझे पहली बार पता चला आपको कि उसको एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी है, उसको एस्ट्रोनॉट बनना है। इससे पहले तो कोई ऐसा एग्जाम्पल भी नहीं था कि कोई इंडियन वुमन बनी हो एस्ट्रोनॉट। तो पहला रिएक्शन क्या था कि मतलब तुम्हारी तबीयत ठीक है कि हमें नहीं? तो पता ही नहीं था कि एरोनॉटिकल क्या होता है। अच्छा, बिल्कुल नहीं पता था। उसकी जब वो चिट्ठी देखी तो फिर मुझे पता चला। वो कह रही थी मेरा कैरियर आपने खराब कर दिया, रो रही थी। जब मैं उसको मिला तो मैंने उसको बताया मुझे बताओ तो सही मेरा गुनाह क्या है, मैंने कैसे कैरियर आपका खराब कर दिया। तो दौड़ती हुई गई। वो फिल्म में आपने थोड़ा सा दिखाया है, अगर उसको डिटेल से देखें तो आपको कितना मज़ा आएगा कि मैं उन दिनों बड़ा बिजनेस मेरा बढ़ गया था। तो मैं महीने में एक बार किसी फॉरेन कंट्री में होता था। तो वो अपनी इंजीनियरिंग पास करके तो करनाल आ चुकी थी। 2 महीने वो करनाल रही और मुझे नहीं मिली। करनाल मेरे घर में रही, मिलती मुझे हेलो करती। मैं रात को 10 बजे फैक्ट्री से वापस आता तो थका होता, बड़ा चूक, सवेरे 6 बजे का 7 बजे का गया हुआ। तो वो देखती कि पापा जो है इस वक्त इसको बहुत कोई बात पूछूंगी तो वो अच्छा नहीं है, पापा को रेस्ट करने दो। तो 2 महीने इस तरह रोज इंतजार करती रही। 2 महीने के बाद मैं फिर निकल गया फार्म के लिए। मैं गाड़ी में बैठा घर में से निकलने के लिए, तो उसको पता चला कि पापा तो आज फिर जा रहा है। तो दौड़ती हुई आएगी। तो मैंने शीशा नीचे किया। कहती पापा आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा मैं अमेरिका जा रहा हूँ। कहती वापस कब आओगे? मैंने कहा मुझे 1 महीना लग जाएगा। तो ओके उसने कह दिया, मैं चला गया। मैं 1 महीने में नहीं वापस आया, मैं आया लेट, कोई 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद। जिस दिन मैं घर पहुंचा तो मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि वो घर पे है, नजर नहीं आई। रात को 10 बजे। तो उसकी माँ से पूछा तो माँ उसकी कहती अब आ गया, अब आपको याद आ गया कल्पना, बड़ा बड़ा हाई था। तो मैंने कहा वो कहाँ गई है? कहती कि वो गई है चंडीगढ़। मैंने कहा चंडीगढ़ उसका क्या काम है? कहते चंडीगढ़ में मुझे नहीं पता, जाओगे तो पता लगेगा। तो मैं सवेरे चंडीगढ़ चला गया। अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँच गया, वहाँ जिस घर में वो रहती थी। वो रहती जिस घर में थी, आपको बता दूं, एक घर वालों का गैरेज था। गैरेज के ऊपर उनका एक कमरा था, उस कमरे में रहती थी। गैरेज के ऊपर सीढ़ियाँ उसकी लकड़ी की थी
और घर वालों ने ऑफर दी हुई थी कि हमारे साथ रहेगी। वो कपल था एक बुजुर्ग, उनके बच्चे अमेरिका पढ़ते थे। उन्होंने ऑफर दी हुई थी कि मैं हमारे साथ रहेगी, हम इसके पेरेंट्स के तौर पर इसका पालन पोषण करेंगे। तो वो नहीं रहती थी उनके पास और उस गैरेज में रहती थी, गैरेज के ऊपर वाले कमरे में रहती थी। तो मैं वहाँ गया तो उनसे पूछा, वो कहते कॉलेज गई हुई है। तो कॉलेज गया तो प्रिंसिपल से मिला तो उसको कहा कि मुझे कल्पना से मिलाओ। तो वो लेके गए मुझे एक उसमें रूम में जहाँ क्लास पढ़ा रही थी कल्पना मेरे पढ़ा रही थी। कल्पना जब मैं नहीं आया वक्त पर वापस, तो उसका टाइम जो था उसको लगता है कि मेरा पापा तो बिजी है, तो इतने कुछ नहीं मुझे करके देना। तो मेरा तो टाइम निकल गया। उसको एडमिशन मिली हुई थी 2 यूनिवर्सिटी से, अमेरिका से। तो वो उसकी डेट थी लास्ट 31 अगस्त। मैं यहाँ वापस आया था 28 अगस्त को कल्पना के पास था, सवेरे 10 बजे 11 बजे। तो उसमें क्लासरूम में वो प्रिंसिपल मुझे, जब मैं प्रिंसिपल साहब से मिला तो मैंने कहा जी चल कल चावला से वो कल्पना से मिल रहे हैं, मुझे जानते थे वो। तो मेरी तरफ देख के अपने एक दोस्त उनके साथ बैठे हुए थे, उनको इशारा करके कहते हैं इनको जानते हो? मैं खड़ा हुआ था इससे दूर में। ये मिस्टर चावला है, इनके पास पैसा है और कुछ नहीं है। तो मैंने जब ये सुन लिया तो मेरे पसीने छूट गए और वो मुझे कहते हैं आओ जी चावला साहब बैठो, आपको मिला देते हैं। मैंने कहा जी अब मुझे बैठना नहीं है, मुझे मिला दो कल्पना से। तो उनको महसूस हुआ कि भाई माहौल गर्म है। तो उठे, वो मुझे साथ लेके तो उस रूम में ले गए। रूम में बाहर हम गेट में खड़े थे, तो वो अपनी घड़ी देख के कहते हैं कि सिर्फ इनका 5 मिनट का बाकी टाइम है, तो इनको कर लेने दो, उसके बाद हम मिलते हैं। तो मैं खड़ा हो गया, तो वो मुझे कोशिश करते हैं अपने साथ अपने ऑफिस में ले जाने की। मैंने कहा नहीं जी मैंने आपके साथ नहीं जाना, मैं यहाँ हूँ। वो मेरे साथ ही खड़े रह गए। 5 मिनट गुजर गया तो उसने जब चाक रखा घूमी तो सामने मैं खड़ा हुआ था, उसी दरवाजे से निकल भाग के आई और मुझे चिपक गई और सिसकियाँ भर भर के रो रही है। कहती है पापा आपने मेरा कैरियर खराब कर दिया, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैंने क्या गुनाह किया। तो मैं उसको पूछता हूँ बेटे मुझे बताओ मेरा क्या गुनाह है। वो कहते पापा आपके पास टाइम ही नहीं है। 2 महीने में करनाल रही हूँ, रात को 10 बजे आ जाते थे, 1 मिनट हेलो मैं करती थी, मेरा मन ही नहीं करता था आपसे बात करूँ, तक लेते थे। तो फिर मेरा कैरियर आपने खराब कर दिया और रो रही है। मैंने कहा मुझे बताओ मेरा गुनाह। तो छोड़ दिया उसने। वो गई और वो आई और वो फोल्डर लेके आ गई, 2 चिट्ठियाँ थी उसके हाथ में। वो मैंने खोल के पढ़ ली, मेरी आंखों में आंसू। एक चिट्ठी में तो उसने लिखा हुआ था कि हम ये सब्जेक्ट फॉरेनर को नहीं पढ़ाते, आपका कैरियर देखते हुए आपको हम एडमिशन दे रहे हैं। और लास्ट डेट 31 अगस्त थी और आज 28 अगस्त है। तो मैं जब मेरी आंसू निकल गए तो अब कल्पना का पारा जो था वो डाउन आ गया। तो अब कहती है पापा आप छोड़ो, अब वक्त गुजर गया, अब मैं अगले साल जाऊंगी। अब मुझे नौकरी मिल गई है यहाँ। उसने क्या किया कि जब मैं बता गया था कि मैं इसी देर में वापस आ जाऊंगा, तब तक तो इंतजार की, तो आया नहीं वापस। माँ को कहती है मैं चली। कहाँ चली? मैं तो चंडीगढ़ चली। चंडीगढ़ चलेगी, जाके उनको कॉलेज को रिक्वेस्ट की कि मुझे कोई नौकरी दे दो। तो उन्होंने उसको उसी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी दे दी। 23 दिन उसने पढ़ाया जिस दिन मैं गया। और जब वो रो ली तो मैंने उसको कहा बेटे मैं तुझे अब कहता हूँ कि तू चल। कहती ना मेरे पास पासपोर्ट है, ना वीज़ा है, ना मैं मेंटली प्रिपरेशन हूँ। तो मैंने कहा
बाकी बातें तो मेरे पास छोड़ दे, सिर्फ तो मेंटली प्रिपेयर हो जा। तो उसने 1 सेकंड नहीं लगाया, कहती यस चलती। मैंने उसको पकड़ा, ले गया उनके पास, प्रिंसिपल के पास। बाहर से ही मैंने आवाज़ दी, प्रिंसिपल साहब आपकी जो कंडीशन है वो बताइए और इसको रिलीव करने के लिए जो कुछ चार्जिंग है वो बताइए। तो कहते नहीं 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 कोई चार्जिंग नहीं, आप लिखो, रिज़ाइन लिखो। मैंने कहा कागज़ दो, कागज़ लिया, रिज़ाइन कल्पना को लिखना शुरू किया। जब उसने लिख लिया तो नीचे साइन करने लगी तो कलम को रोक लिया। रोक के कहती है पापा इधर से के पापा मुझे करनाल तो नहीं ले जाओगे, मेरी नौकरी तो नहीं छुड़वा दोगे। मैंने कहा नहीं बेटे, मैं तुझे कल अमेरिका छोड़ के आऊँगा। साइन कर दी। वहाँ से ही मैंने उसी वक्त, मेरे उस वक्त बहुत किंग था मैं, एक ज़माना था मैं बिल्कुल भूखा नंगा, बिल्कुल रोटी से भी मोहताज था, और उस वक्त मैं किंग था, मेरे जैसा कोई भी नहीं था। वहाँ से मैंने टेलीफोन किया और उनको कहा मुझे पासपोर्ट अभी चाहिए। कहते अभी लो जी, अभी लो। तो उसी वक्त पासपोर्ट मैंने ले लिया 1 घंटे में। 1 घंटे में पासपोर्ट लेके 4 बजे हम वापस भी आ गए करनाल। करनाल उसकी माँ वो भी इंतज़ार कर रही थी, उसका बाप गया हुआ है तो कोई गोल खेलेगा, उसको भी नहीं पता था कि वो पढ़ा रही है। तो जैसे हम पोर्च में गाड़ी खड़ी हुई तो उसको इंतज़ार थी, तो गाड़ी की आवाज़ उसने सुनी, भागती रही, बाहर को आई। तो हमने शीशा भी खोला ही था, नीचे किया था, तो कहती हाँ कल्पना आ गई। मैंने कहा कल्पना आई नहीं, कल्पना तो गई। फिर कहाँ गई? मैंने कहा कल इसको अमेरिका छोड़ के आऊँगा। तो आप उसको अमेरिका छोड़ के आए? हाँ जी, अमेरिका मैंने जब कहा छोड़ के आओ, उसका भाई पीछे से अंदर से आ गया, पापा आप रात को तो आए हो अमेरिका से, मैं इसको छोड़ा था। मैंने कहा बेटे अभी इसका वीज़ा लेना है। कहते मैं वीज़ा कल ले लूँगा। तो 29 तारीख को दोनों को भेज दिया मैंने दिल्ली, वीज़ा ले लिया, आज रात की टिकट ले ली और शाम को 4 बजे करनाल वापस आ गए। टिकट ओके, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट और अपना पैकिंग करके, तो वो भी दोनों और दोनों हम, उसकी माँ बाप, चारों जने फिर रात को हम दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुँच गए। आके सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करा के उनको चढ़ा दिया। और जहाज़ जब स्टिप पे गया तो वो आपको शायद पता होगा कि जहाज़ वहाँ स्टिप पे जब फाइनल उड़ान करनी होती है ना, तो वो 1 मिनट 2 मिनट के लिए खड़ा कर देते हैं, खड़ा करके सारे गैजेट चेक करते हैं। तो वो जो गैजेट चेक किए उनको कोई फॉल्ट मिल गया और उन्होंने 3 घंटे के बाद अनाउंस किया कि जहाज़ तो खराब है, ये नहीं जाएगा। और सारे पैसेंजर निकाल के ओबराय कॉन्टिनेंटल पे ले गए। 3 घंटे के बाद जब वो अनाउंसमेंट हुई तो मुझे पता चला कि पैसेंजर सारे जो हैं वो निकाल के तो ओबराय कॉन्टिनेंटल होटल पे ले गए। मैं फिर बात कर रहा हूँ रात को 2 बजे। तो वहाँ जाके देखा तो दोनों अपना जो उनको रूम मिला हुआ था बैठे हुए, तो हंस रहे हैं बहन भाई। तो मुझे देख के कहती पापा आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा तेरी एडमिशन खुदा भी नहीं रोक सकता, तो मुझे अपने डॉक्यूमेंट जरा दे, मुझे समझा। तो मैं डॉक्यूमेंट लिए, दोबारा उनके रेफरेंस लिए कि किस जगह जाना है, कौन सा कॉलेज का नाम है, क्या उसकी चिट्ठी का रेफरेंस है, डेट है, वो सारे नोट करके। तो मेरा हेड ऑफिस दिल्ली था। सवेरे 4-5 बजे मैं अपने हेड ऑफिस आ गया। उनको तो वहीं रख छोड़ा ना ओबराय कॉन्टिनेंटल में। तो वहाँ आके अपने चपरासी को जगाया, उसको कहा जरा टेलीफोन सीधा कर। उन दिनों इतनी टेलीफोन की फैसिलिटी नहीं थी। लाइटनिंग कॉल की एक फ्रेंड को अपने को शिकागो, और वो भी उस वक्त सोया हुआ। तो उसने जाके वो लाइटनिंग कॉल ली। तो मैंने उसको कहा और बातें बाद में करेंगे, पहले तू लिख ये बातें। उसने लिखनी शुरू की, तो कुछ बात लिख ली और थोड़ी सी बात रह गई और टेलीफोन का टाइम खत्म हो गया लाइटनिंग का, और उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से दोबारा कॉल लगवाई, धक्के से लगवाई, वो लगाते नहीं कि कॉल लाइटनिंग लगने के 4 घंटे बाद दूसरी कॉल लगती है। उसको रोक दिखाया अपना कि मैं कौन हूँ, उसने लगा दी कॉल। तो कॉल लगी तो मैंने उसको फाइनल वो जो उसकी बात पूरी कर दी।
जब उन्होंने फाइनल बात सुन ली तो मुझे कहते हैं भाई साहब अभी तो 2 दिन हैं बाकी, इसमें 3 दिन हैं, अमेरिका आपसे 12 घंटे बाद भी है। तो मैं सुबह जो फ्लाइट जाती है ना 5 जानवर और जाके एडमिशन करवा के पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करवा के आपको इन्फॉर्म करता हूँ, आप बच्चों को आने दो जिस वक्त भी आपको। तो मैं ये सारा करके तो वापस आया फिर एयरपोर्ट पे। उस वक्त मुझे 7 घंटे 6 घंटे लग गए थे ये काम करने में। तो वापस आया तो पता चला कि सारे पैसेंजर जो हैं वो एयरलाइन ले गई है, कि उनका जहाज़ जो है ठीक हो गया दूसरा, और उसमें वो जा रहे हैं। अब आपके पास कितना टाइम है मैं उतना बताऊं? सर नहीं, हमें और भी आपसे थोड़ी बहुत चीजें पूछनी है, तो आप मुझे इतना बताइए, आपने जब उसको अमेरिका छोड़ा, सब कुछ आप करवा रहे थे उसको, आपके जो बाकी रिश्तेदार होंगे, क्योंकि लड़कियां उस उम्र में जब आ जाती हैं तो बोला जाता है इसकी शादी करा दो अभी, वरना लोग क्या कहेंगे, कैसे मेरी अपनी ये ख्वाहिश थी। अच्छा, आप भी इसकी शादी मेरी ख्वाहिश थी कि भाई अब ये पढ़ के आ गई है तो इसकी शादी करेंगे। और उसने शादी कर ली किसी अमेरिकन से? शादी तो उसने बाद में की ना, जब पढ़ने हाँ, के लिए इवेंचुअली उसने अमेरिकन से शादी कर ली। वो सब जो था वो फैमिली ने फिर एक्सेप्ट कर लिया? बिल्कुल 100% एक्सेप्ट। और वो रिश्तेदारों ने आपके उस टाइम नहीं बोला कि अच्छा ये क्या, ये कैसा प्रोफेशन, वो ये कैसी रिश्तेदार शादी? कुछ नहीं बोल सकते थे, हमारा जो लेवल था ना वो इस तरह का हो गया। अरे वाह, वो सबके लेवल ऐसे हो यहाँ पे इंडिया में। आपका फर्स्ट टाइम उसको स्पेस में देखा तो आपका कैसा रिएक्शन था? मेरे पाँव जो थे ना वो स्पेस में हुए, उठ के चलते थे। लास्ट आपकी जो बात हुई थी, जो आपकी लास्ट कॉन्वर्सेशन थी कल्पना से, वो क्या थी? वो थी वीडियो कॉन्फ्रेंस करवाई थी कल्पना को जब स्पेस में थी नासा ने, और हम अपना सिटी में थे, और नासा को पता था कि हमें सिर्फ 5-5 मिनट मिले कल्पना को मिलने के लिए। वो भी कल्पना की बड़ी कोशिश से मिले थे, क्योंकि वो अलाउ नहीं करते थे। तो नासा ने हमें 2-3 दिन बाद जब स्पेस में चली गई तो कहा कि आप तैयार रह जाओ, हम कल्पना से आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस कराते हैं। तो वो अगले दिन हमें ले गए अपने कंट्रोल रूम में। तो कंट्रोल रूम में जाके जब उन्होंने कनेक्शन करके मिला दिया कल्पना को, तो कल्पना स्पेस में थी उस वक्त। तो मैंने उससे कहा, कल्पना तू इतना नहीं करती, बूढ़े तेरे माँ बाप हैं, ये लास्ट वर्ड है, तू इतना नहीं करती, बूढ़े तेरे माँ बाप हैं, कहाँ से ये धक्के खाते हैं, कहाँ से आते हैं। हम लेट पहुँचे थे 36 घंटे। एयरपोर्ट पे फाग थी, जहाज़ कैंसिल हो गया था जिस दिन हमने जाना था दिल्ली से। फिर अगले दिन जहाज़ चला तो वो रास्ते में उसको अगला कनेक्शन नहीं मिला, वो वहाँ नीदरलैंड में स्टकअप हो गया। तो हम 36 घंटे लेट पहुँचे थे, जो उसके मिलने का टाइम था वो डिस्कार्ड हो चुका। तो कल्पना ने कहा भी मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं, नासा को कहा मुझे तो मिलाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि अभी आपके उनके डॉक्टरी टेस्ट होंगे, तो जो डॉक्टरी में पास हो गया उसको तो मिला देंगे, दूसरे को नहीं मिलाएंगे। तो उसने कहा ठीक है कर लो। तो हम पहुंच गए, हमने कहा करो जी टेस्ट करो। तो टेस्ट करके हम सारे ही पास हो गए, सारे 9 जने थे, पास हो गए। तो मिला दिया उसको, तो सिर्फ 5-5 मिनट मिलाया। कल्पना जब मुझे मिली सिर्फ 5 मिनट, तो मेरी आंखों में खुशी के आंसू। कहती पापा क्या कर रहे हो आप, ऐसा ना कर। तो मिल के तो हम बाहर आ गए 45 मिनटों में। चले हुए हम 40 घंटे सड़कों पे बैठे हुए हैं। तो नासा ने कहा कि आपको मिला देते हैं कल्पना से। तो 4 दिन के बाद वो कंट्रोल रूम से उन्होंने हमें नासा को स्पेस में मिला दिया। तो कल्पना जब आई मेरे सामने तो मैंने उसको कहा बेटे तू इतना नहीं करती, बूढ़े तेरे माँ बाप हैं, वो कहाँ से धक्के खाते आते हैं और इतनी मुसीबत में होते हैं, तो वो अपना जहाज ही भेज दे, कोई उनको ले आए। तो हम करते हैं कि हमारा कोई दोस्त आए, हम गाड़ी भेजते हैं उसको जाके लिया। तो हंस रही है कई सेकंड हंसते हंसते। कहती है पापा एक चीज दिखाऊं। देखिए मेरा सवाल तो था कि जहाज भेज दे, तो वो कहती है एक चीज दिखाऊं। मैंने कहा हाँ जी दिखाओ। क्या दिखाते हो? तो जेब में से एक फोटो दिखाई, अपने माँ बाप की फोटो थी। तो मेरी बोलती उससे बंद कर दी। तो अब मेरा टाइम भी खत्म हो गया 5 मिनट का।
अब दूसरी की टर्न आ गई। और आपके दिमाग में पहली से पहली सबसे टॉप पे क्या चीज आती है जब आप उसके बारे में आज सोचते हो? तो सबसे ज्यादा क्या याद आता है? कमाल की लड़की थी। आपको उसकी बातें सुनेंगे ना, आपकी फिल्म में बहुत थोड़े हैं ये वाकयात, आपको चाहिए थे उसके वाकयात दिखाते। एक मैं आपको बात बता देता हूँ, सुना देता हूँ, अगर अलाउ करते हैं 2-3 मिनट लग जाएंगे। हाँ जी। और ऐसी बात है जो आप सब ने सोच के आपको एक नई रोशनी मिलेगी। हाँ जी। एक दिन मैं उसके घर में था अमेरिका में, और वो अपने ड्यूटी पर थी, तो उसको पता था कि मैं उसके घर आ चुका हूँ, तो वो घर पे लेट आई, तो मेरा पारा हाई था। जिसको इतना भी नहीं ख्याल, उसका बाप आया धक्के खाते खाते, मैंने कल सवेरे तो चले जाना है, तो भाई वक्त से आ जाए। तो लेट आई, तो मैंने आते ही उसको सवाल किया, बेटे क्या तू ओवर टाइम करती है? कहते नहीं पापा, एक बड़ा जरूरी काम था। मैंने कहा जरा मुझे भी पता चल जाए क्या जरूरी काम था। पापा मेरा जूता टूट गया था, उसकी रिपेयर करानी थी। मैंने कहा सत्यानाश, तो तेरा जूता इतना नया महंगा आता है, रिपेयर कराती चल जाती है। और यहाँ तो लोग टीवी भी नहीं अपना रिपेयर कराते, तो बाहर रख देते हैं सड़क पे, तो जूते रिपेयर करा रही है। पापा एक जूते वाला है यहाँ रिपेयर करता, 20 मील दूर है, उसको मैंने अपना जूता रिपेयर करने के लिए दिया हुआ था। आज वो मैं लेने जाना था, तो इसलिए मुझे देर होगी, मैं लेने के लिए गई थी। मैंने कहा जी जरा ये तो बता दो, क्या जूता आपका $1000 का नहीं आता है जो आप रिपेयर कराते थे? कहती नहीं पापा नहीं, $1000 का नहीं आता। मैंने कहा अच्छा कितने पैसे दे आई उसको? कहती $12 दे आई। मैंने कहा तेरा नया जूता कितने का आता है? कहती $10 का। फिर मैंने हाथ मारा। मैंने कहा ये तेरा मैथमेटिक्स मेरी समझ से बाहर है। कहती पापा आप कहते हो ना कि यहाँ कोई जूता रिपेयर ही नहीं कराता, कोई टीवी रिपेयर नहीं कराता, वो एक आदमी है जिसके पास दुकान है, काम कोई नहीं है, उसको मैंने जूता दिया है रिपेयर करने के लिए, और $10 की बजाय उसको $12 दिए हैं, ताकि उसको रोजगार जो है चमके। और मेरा जूता जो उसने रिपेयर कर दिया है ये 4 साल चल जाएगा अभी, और नया जूता मैं लाती $10 का आता, लेकिन एक जानवर और मरता तो जूता बनता। ये देखिए आपको ये बात पता नहीं कैसे लगी है कि एक जूता रिपेयर कराने के लिए नए जूते से ज्यादा पैसे दिए, इसलिए दिए कि उधर मेरा जूता जो है उसके पैसे रिपेयर के लिए जो मिले हैं उस आदमी को आज का बिजनेस मिल गया है। तो ऐसे ही थोड़ा मेगा आइकन बन जाते हैं लोग, शायद ये वाले इंस्टेंसेस हैं जो उनको। ये मैंने आपको एक बात बताई। हाँ आई एम श्योर और बहुत होंगे सर ऐसे हर साल वो 2 बच्चे अपने स्कूल के हर साल मंगाती थी, 2 स्टूडेंट, और करनाल में हम रहते थे, हमें नहीं पता, उसके मरने के बाद पता चला है। ये आप देखेंगे नेट पे, वो बच्चे जब जाते हैं साइंस के स्टूडेंट, 15 दिन उनको अपने घर में रखती, अपने साथ रखती, उनका खाना बनाती, उनको सुबह तैयार करती, उनको साथ लेके जाती, नशा में उनको एजुकेट करती, 15 दिन के बाद उनको वापस भेजती, और स्कूल को रिक्वेस्ट करती कि अगले साल 2 बच्चे और जो टॉप स्टूडेंट हो साइंस के, ये नहीं कि अपने रिश्तेदार भेजो, उनकी टिकट, उनके वीज़े, उनके खर्चे सारे पे करके अगले साल फिर मंगाती। 2 बच्चे, कम से कम 15 बच्चे, 14 बच्चे जा चुके थे उसकी लाइफ में। और हमें नहीं पता, हम करनाल रहते हैं, करनाल में ही उसका स्कूल है, बाद में पता चला। अब पता चलता है कि लोगों को, एक नाइजीरिया से लड़का आया था मुझे मिलने के लिए कि कल्पना ने मुझे पढ़ाया। एक लड़की आई थी हवाई से, वो कल्पना ने मुझे पढ़ाया, अमेरिकन लड़की थी। आई एम श्योर सर ऐसे बहुत एग्जांपल्स उसने सेट करे होंगे। तो आपको उसकी जो आदतें थी ना वो देखते, और खुद वो क्या थी पता है आपको? उसके घर में कोई चीज नहीं थी सिवाय बुक्स के। जब वो पहली बार स्पेस में गई थी ना, तो हम तो उसके घर में थे,
वो स्पेस में थी, तो उसके कुलीग के जो पेरेंट्स हैं ये कहते हैं बस करो, ये कहते हैं बस करो, मैं कर रहा हूँ, बस कर रहा हूँ, सबको पता है मुझे, और आपने थोड़ा सा कम दिखाया, ये जरूर दिखाना चाहिए। तो मैं क्या बता रहा था बोला, आप उस स्पेस में गई तो आप घर पे थे? हम घर में थे, बात ही भूल गया। चलो आप ये बता दीजिए जाते जाते हम सबको कि एज अ फादर आप बाकी जो फादर्स हैं इस कंट्री में मैं उनको क्या सबको बोलना कहता हूँ कि आपकी सोच जो है वो ऐसी होनी चाहिए कि आपके बच्चे जो चाहते हैं उसको वो करवाओ। ये देखो कि बच्चा कोई गलत काम ना करता हो, आपकी पसंद का काम ना करता हो, लेकिन गलत नहीं है वो, उसको करने दो और उसमें वो सक्सेस होगा, उसमें वो बहुत बढ़िया काम करेगा। आप अगर चाहें, जैसे मैं चाहता था कि वो डॉक्टर बने, वो प्रोफेसर बने, कल्पना, तो मैं अगर जिद करता तो ये कल्पना ऐसी ना होती। शुक्र है आपने नहीं करी सर। ना बिल्कुल नहीं की मैंने तो उसको कहा कि मैं अभी आपको छोड़ के आता हूँ। हाँ नहीं मैं वही कह रही हूँ, आए वो पैसे सब करते तो अब हमारे को कल्पना चावला हमारी कैसे मिलती अगर आप ये जिद करते। हाँ जी। और उस दिन मैंने भेज दिया, ये भी तो देखो कि वो फ्लाइट नहीं गई तो फिर भी कोई परवाह नहीं, मैंने वो वहाँ अरेंज कर लिया। और जब कल्पना और वो पहुंचे ना वहाँ, तो वहाँ स्टिकर लेके 2 स्टूडेंट खड़े हुए थे एयरपोर्ट पे, तो वो कल्पना अपने भाई को कहती है कि पापा का जादू तो यहाँ भी चलता है। ये ऐसे फादर अगर सब हाँ, तो मैं कहता हूँ ऐसे होने चाहिए। हाँ जी, सबको ऐसा होना चाहिए, जो उसकी चॉइस है उसके मुताबिक उसको खुली छुट्टी देनी चाहिए, लेकिन वो गलत काम ना हो। गलत काम करने से सिर्फ ध्यान देने के लिए हमेशा होना चाहिए, बट उसको एक रास्ता दिखाने के लिए जो उनका रास्ता चूज करना चाहे वो चूज करने देना चाहिए। फिर उसको सारी दुनिया जानती है कल्पना को। जी ऑफ ये कोर्स। यहाँ तो सिर्फ हम इंडिया में है ना, अमेरिका में स्ट्रीट के नाम है कल्पना चावला, अमेरिका में पोस्टर के नाम है कल्पना चावला, अमेरिका में यूनिवर्सिटी जिसमें वो पढ़ती थी उसने एक बड़ा ही खूबसूरत बहुत बड़ा हॉल बनाया है, और मुझे ले गए थे वहाँ से उसका इनॉग्रेशन करने के लिए, कल्पना चावला हॉल, आर्लिंगटन यूनिवर्सिटी। बहुत प्राउड है इसके, आई एम श्योर आप तो हैं ही, हम भी बहुत प्राउड है कल्पना चावला यहाँ से हमारे तो भारत वो से। कहाँ गई है, जापान गई है, तो वहाँ फोटो लगी हुई है। अभी कल मुझे एक लेडी ने टेलीफोन किया, बॉम्बे की लेडी ने, मैं वहाँ गई हुई थी रशिया, वो लड़की कैसी है, तो स्पेस में गई थी, इसमें एरोस्पेस में, तो वहाँ कल्पना के होल्डिंग लगे हुए हैं। बहुत अच्छा लगता है देख के सुन के। तो कहीं भी आप चले जाओ, आप कहो कि कल्पना के ये हम सिटी से आए हैं, तो वो तो कहती थी आई वॉज नॉट बोर्न फॉर ए कॉर्नर ऑफ द यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स इज माई नेटिव लैंड, द पीपल लिव ऑन द यूनिवर्स, ऑल आर माई फैमिली। ये उसने स्पेस में से कहा हुआ है। कमाल है सर, याद रहेंगी उसकी भी बातें और आपकी ये कहानियां जो आपने सुनाई है। आगे के लिए भी थैंक यू सो मच ये सब शेयर करने के लिए, हमें बहुत सारी चीजें बताने के लिए। बंद कर दिया मैंने, भूल के बंद किया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सॉरी। एक छोटा सा ऑनर हम सबकी तरफ से आपको। मैम एक मेरी रिक्वेस्ट की है भाई रुको, खड़े हो रहे, रुको नहीं वो सर आप रुको, वो खड़े हो रहे, एक मिनट। हाँ जी। मैं कल्पना का बाप हूँ, मेरे लिए इतनी बड़ी जो मिल गई है ना मुझे खुशी, इससे बढ़ के मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और मैं कोई चीज़ नहीं लेता हूँ, ना फूल लेता हूँ, ना बुके लेता हूँ, ना कोई मॉन्यूमेंट लेता हूँ, ना कोई शाल लेता हूँ, ना कोई चीज़ लेता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। इससे बढ़ के और क्या चाहिए मुझे? थैंक यू सो मच, आपने समय दिया वो भी बहुत है सर, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाथ पीछे से गिरी जी पीछे थोड़ा ये लेने दे उनको। मैम मामा भैया ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बोलूँ क्या सतीश भाई? बोलो। यस प्लीज सर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर
कल्पना चावला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करनाल से ही हूँ। पूरे परिवार को शुरू से जानता हूँ। जैसे आपने सुना, स्क्रैच से शुरू किया, इन्होंने किंग तक बने। उनकी एज 86 है, लेकिन वो बीमार बहुत बीमार हैं। लेकिन कल्पना चावला का नाम कहीं आए कि उसके लिए कोई एक्टिविटी है तो सचमुच में जिंदा हो उठते हैं। अभी भी आफ्टर फ्यू सेकेंड्स जब वो उठेंगे करा रहे होंगे दर्द से, लेकिन कल्पना चावला के नाम से आप 2 घंटे 2 दिन 4 दिन लगातार बात करिए, ही विल लुक फ्रेश। लेट्स क्लैप फॉर हिम। कल्पना चावला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो करनाल में सेंटर है, वो जब मैं इनके पास पहुंचा, कुछ प्रेरणा, कुछ प्रोग्राम, सोशल वर्क करने के लिए, मैं एक्स प्रिंसिपल साइंटिस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, had my education in US and Denmark, so we wanted to do some social activities। तो इनके साथ जब आया तो इन्होंने ये कहा था कि क्या हम उसका नाम कल्पना चावला के नाम पे रख सकते हैं। So I said nothing wrong in it, I am concerned about the activities। तो जब से वो एक्टिविटीज किए, हम स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स को, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, टीचर्स को बुलाते हैं, और हमेशा ही यूज्ड टू बी देयर, बट फॉर द लास्ट मैनी years he has been sick, so he couldn't come, so we invite him on video conferencing। फिर जाग उठते हैं, और जब इन्होंने मुझे बुलाया कि आप साथ चलिए, wherever he goes I accompany him। I know his nature, I know his conditions, I know his dietary habits, so I have to help him। We wish कि जितने समय तक ये जिए अच्छे से जिए, and we all have obligation for the whole family, and I am for it। और इनको सच में अच्छा लगता है जब मैं इन्हें बताता हूँ कि आज प्रोग्राम हुआ है, और कल के लिए हमने फिर यहाँ किसी स्कूल में अरेंज कर दिया इनके लिए, and he was so happy। I am happy to be with all of you। Thank you National Geographic, और जो मैंने चीज़ें देखी है सच में it has been to the point, और we are really delighted that so many people have gathered here, and I am going with, और पन्नू जी को मिलके बहुत अच्छा लगा। बाकी सबसे थैंक यू सो मच नेशनल जियोग्राफिक, और सच में इट्स अ वंडरफुल थिंग। इसकी स्क्रीनिंग उस पर आएगी टीवी वगैरह पे, एंड वी विश ऑल यू टू कंटिन्यू। मेरी रिक्वेस्ट, एक सेकंड मेरी बात सुन जाना, मैं भूल गया। इन लोगों ने ज्योग्राफिकल चैनल, नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल ने जो काम किया है, ये बहुत बढ़िया काम है, और इसमें कल्पना का इतना भारी खुशी हुई है। आपको एक वाकया बता दूं, कल्पना के घर में, मैं कहता हूँ ना, किताबें बहुत थी, तो एक जगह पे उसका ढेर लगा हुआ था मैगजीन का, और मैंने जाके वो मैगजीन को देखा तो वो था ज्योग्राफिक चैनल का, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल। तो नीचे वाला उठाया, तीसरा उठाया, तो सारे ही देखे, वो सारा इतना ढेर जो था वो नेशनल ज्योग्राफिक के मैगजीन का था, और मैं बड़े इंटरेस्ट से वो देखता रहा। तो अब मैंने जब इनका ये निमंत्रण मुझे मिला कि आप हम एक उसकी कल्पना का को आपको बुलाना चाहते हैं, तो मुझे तो याद आया कि कल्पना तो इसको बड़ा प्यार करती थी, इस नेशनल ज्योग्राफिक को, तो इनके साथ तो जरूर ही जाना चाहिए। तो मैंने जैसे कहना कि मेरा, अगर आप पूछेंगे ना डॉक्टर को, तो डॉक्टर तो मेरी 35 बीमारियां बनाए बैठा है, तो मैं परवाह नहीं करता हूँ, जो होना है वो तो होके रहना है। लेकिन इन्होंने जो काम किया है उसके लिए मुझे बिल्कुल ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं आज बिल्कुल स्वस्थ हूँ, और इनका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये मौका देके आपने मुझे और 1 साल के लिए जिंदा रहने का मसाला दे दिया है। अभी मैं 1 साल और नहीं मरूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए अच्छा लगा।
ओके, सो सबसे पहले तो तापसी इतनी इंस्पायरिंग वुमेन के डैडी से आपको बहुत सारी ऐसी बातें जानने के लिए मिली जो अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी। तो सबसे पहले तो कैसा रहा इनके साथ में अनुभव बात करके? मेरे को एक्चुअली जब पता चला कि मुझे इनसे बात करनी है तो मैं चाहती थी उन चीज़ों के बारे में बात करना जो अमूमन हमें किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी अदर ऑनलाइन राइटअप पे ना दिखे, क्योंकि वो तो सब हम पढ़ते ही रहते हैं, वो सब जानते ही हैं, वो पूरी प्रोफेशनल हिस्ट्री तो उसकी हम जानते ही हैं। बट अगर क्योंकि फादर से डायरेक्टली मिलने का मौका मिल रहा है तो मैं चाहती थी कुछ ऐसी चीज़ें पता चलें जो कहीं पे लिखी नहीं हुई हैं, तभी मज़ा आएगा बात करने का। तो तभी कितने किस्से सुनाए इन्होंने, काफ़ी चीज़ें जो पता चलता है कि कल्पना चावला एज अ पर्सन, एज अ गर्ल, एज अ ह्यूमन बीइंग बिफोर शी बिकेम हु शी बिकेम, वो कैसी थी, तो वो सुन के पता चलता है जो नींव होती है इंसान की वो कैसी है। वो सुन के काफ़ी पता चलता है कि क्यों इस इंसान ने कैसे और क्यों ये सब अचीव किया, क्योंकि उसकी नींव इतनी स्ट्रांग थी। तो इस वजह से अच्छा लगा सुन के, सारे किस्से याद रहेंगे मुझे। और ऑल्सो फेलिसिटेट करने का मौका मिला। और जो इन्होंने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि इनको पसंद नहीं है कि कोई भी किसी से भी कुछ भी एक तरह का गिफ्ट लेना, जो कि हम बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हैं इस बात की, जैसा ये इनको ठीक लगे, जैसा ये सही समझे। क्योंकि जो इन्होंने हमारे को गिफ्ट दे दिया है इन फॉर्म ऑफ कल्पना, आई डोंट थिंक कि उसका कुछ भी इक्विवेलेंट हो सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि टू हैव हिम हियर। आगे जो इनकी मर्ज़ी, उसके लिए ही धन्यवाद करते रहते हैं हम लोग कि इस तरह की एक लड़की हमारी कंट्री को दी है इन्होंने। ओके सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारी बातें आपने बताई, आज भी यादें तो ताज़ा होती ही होंगी, लेकिन कैसा रहा आज नेट जियो की तरफ से इतना बड़ा कदम लिया गया है, फिल्म डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये देखिए कि नेशनल ज्योग्राफिक ने ये जो काम किया है ना, ये बहुत ही बढ़िया काम है। ऐसी फिल्म बना करके इन्होंने जो नई जनरेशन है उसको एक नई बूस्टिंग दी है, जिससे बच्चों को पता चलेगा कि कल्पना कैसी थी, और कोशिश करेंगे बच्चे कि हम भी ऐसे बने। और इस फिल्म के देखने से मेरा ख्याल है कि सबको एक प्रेरणा मिलती है कि कल्पना ने जो काम किए हैं हम भी ऐसा करें। तो ऐसी फिल्म जो है ये सबको देखनी चाहिए, और इसके देखने से उसका अपना फ्यूचर जो है वो ब्राइट होगा। तापसी, आज वुमेन्स की अगर बात करें तो आप भी फिल्म के साथ आ रही है वुमेन की, लेकिन बहुत सारी वुमेन हैं जो इंस्पायर करती आई हैं हमको, लेकिन आपको ऐसा लगता है कोई ऐसी वुमेन जो अभी तक बहुत ही इंस्पायरिंग रही है लेकिन उनके ऊपर फिल्म या कुछ ऐसी बनी? आई डोंट थिंक कल्पना के ऊपर बनी है अभी तक, आई एम श्योर बन जाएगी बहुत जल्द। वो देखने लायक होगी आई एम श्योर, बिकॉज वो इंडिया की पहली वुमन वाला जो टैग होता है ना, वो हम सेलिब्रेट करेंगे उस दिन, जिस दिन वो हम देखेंगे पूरी कंट्री को जब स्टोरी पता चलेगी, चाहे वो कल्पना की हो, इंदिरा नूई की हो। आई थिंक ये सारी जो विमेन है, आई थिंक उनको उनकी स्टोरी देख के शायद काफ़ी और औरतें इंस्पायर होंगी आगे लाइफ में। और कॉन्ग्रेचुलेट भी करना चाहूँगी यूपी में आपकी फिल्म को टैक्स जी 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 जी। आई थिंक वो एक तरह से गवर्नमेंट की पुश है कि अच्छी स्टोरी, ऐसी स्टोरी जो इंस्पायर करे आगे, वो जितने लोगों तक पहुँचे वो कम है। ऐसा कोई जो भी वो हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से वो करने की कोशिश करें। तो बहुत थैंकफुल है हम एक्चुअली राजस्थान और यूपी दोनों की गवर्नमेंट को। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपको मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। हाँ फिर कभी मिलती हूँ आपसे। चलिए वहाँ दिल्ली आते दिल्ली आके, हाँ करनाल आके मेरे पास बहुत लोग आते हैं। हाँ हाँ मुझे तो दुनिया के सबसे बड़े लोग हैं ना, दुनिया के सबसे बड़े हाँ लोग, जी, हाँ वो भी मुझे मिलने हैं। आई एम श्योर सर, ऑफ कोर्स हम मिलना चाहेंगे आपसे। चलिए धन्यवाद, बाय। थैंक यू सर। ऑलराइट, बाय।